Welcome to my channel Chemistry Video, and I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss the important topics of physical chemistry in thermodynamics. Today we have brought the topic that is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. बहुत आसान सा टॉपिक है आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये क्या कहता है? इसको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। सपोज आपके पास एक सिस्टम है और इसकी एनर्जी आपके पास E है और इसके सराउंडिंग की एनर्जी क्या है? वो ये E1 है, तो ये आपके पास E2 है। तो सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी में डिफरेंस ना हो, यानी यहाँ से एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है बाहर और बाहर की एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है अंदर, तो डिफरेंस एनर्जी क्या हो, इसका जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हम कह सकते हैं कि A + B गोज टू फॉर्म C + D। अब ये है, इसकी एनर्जी 50 जूल है, इसकी एनर्जी 50 जूल है, ये रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करें, और इसकी एनर्जी फर्स्ट को सपोज 20 है और इसकी एनर्जी हमारे पास 80 जूल आ जाए। अब ये देखें, इस सिस्टम के अंदर बिफोर रिएक्शन इनकी एनर्जी 100 जूल है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन भी एनर्जी क्या है, 100 जूल है। इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो रिमेन द सेम ही, या ये भी हो सकता है कि कुछ हीट लॉस भी हो सकती है, तो फिर यहाँ से कुछ कम कर लेते, जैसे यहाँ पे होगी 70 जूल, तो यहाँ पे जितनी रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगी, ये भी हो सकती है 10 जूल। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी इसकी, वो हमारे पास इक्वेशन बहुत जरूरी है, उसको हम आज पढ़ लेते हैं। जो इक्वेशन है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अब ये जो डेल्टा U है ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा Q आपके पास क्या है, डेल्टा Q आपके पास हीट गिवन टू द सिस्टम है। इसको हम कह सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम। और तीसरा डेल्टा W आपके पास क्या है, वर्क डन या चेंज इन वर्क डन। अब ये वर्क डन जो है ना, ये किस तरह होगा, ये वर्क डन हमेशा ऑन द सिस्टम ही होगा, ऑन वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया, उसमें हमने ये बात बताई थी कि वर्क डन अगर हम किसी चीज पर सिस्टम पे काम करेंगे, या तो उसको हीट देंगे या उसके ऊपर काम करेंगे, यानी या वर्क हीट गिवन टू द सिस्टम, तो उस पर वर्क डन होगा, या आप उस पर काम कर ले, यानी सिस्टम के ऊपर या तो इसको हीट दे दें, दो तरह की चीजें ना, या तो सप्लाई या हीट आप प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो सिस्टम के ऊपर क्या होगा, काम होगा। किसी भी सिस्टम के ऊपर ये दो काम अगर आप करेंगे, या हीट सप्लाई कर दें तो वर्क डन हो सकता है, या वर्क इसके ऊपर कोई काम कर ले तो भी हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्यों करना है, हमने ये देखना है कि अगर इसी को, ये जो डेल्टा चेंज है ये बहुत बड़ी चेंज होती है, डेल्टा Q जो होती है हीट गिवन, ये बड़ी चेंज है। अगर हम इसको स्मॉल बेस डेरिवेशन में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, हम इसको कहेंगे du इज इक्वल टू dq प्लस dw। ये स्मॉल चेंज इन एक्सटर्नल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए ये अगर बड़ी चेंज है तो ये, अगर स्मॉल चेंज है तो
ये अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी है, अगर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, और इसको हमने सारी को इंटरनल एनर्जी को भी कह सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम बयान करना चाहें ना, तो टोटल एनर्जी जो होती है, अगर हम ये कहें कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वो इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकती है, और एक और क्या चीज़ है, इंटरनल एनर्जी। इन तीनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसको कहते हैं टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन, मोशन ये किसकी होती है, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकती है। और ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी आपके पास ड्यू टू सम, यानी सिस्टम के अंदर की क्या एनर्जी उसको, तो ये टोटल एनर्जी को इस तरह कहा जाता है जी। अब अगर टोटल एनर्जी हमारे पास इंटरनल एनर्जी की इक्वल कब होगी, इफ सिस्टम जो है ना, सिस्टम क्या है, एट रेस्ट पे हो, सिस्टम अगर रेस्ट पर है, यानी उस पर कोई हरकत नहीं हो रही है, वो हरकत नहीं कर रहा, तो उसको हम कह सकते हैं कि इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, या आप ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ, ये दोनों फील्ड, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त टोटल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल होती है। हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। टोटल एनर्जी जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी। ये दो कंडीशन है, टू कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। किसमें, अगर इंटरनल एनर्जी को टोटल एनर्जी की इक्वल कैसे लाना है, अगर सिस्टम रेस्ट पर है या एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपस में सेम है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं इंटरनल एनर्जी के लैंग्वेज में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। इंटरनल एनर्जी, जी इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह इंटरनल एनर्जी की बहुत सी टाइप्स है। इंटरनल एनर्जी की टाइप्स क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की भी हो सकती है, तो ये मॉलिक्यूल की जो एनर्जी हो तीन तरह की हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेशनल हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल भी हो सकती है, और हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल रोटेशनल भी हो सकती है, यानी अगर वो इधर दाएं बाएं हरकत करे तो ट्रांसलेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, दाएं बाएं आगे पीछे हरकत कर रहा है, अपनी जगह पर नीचे और सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल हो सकती है। और रोटेशन का मतलब क्या है कि एक सर्कल में घूम रही है। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन की वजह से भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की रोटेशनल भी हो सकती है। अगर एक और एनर्जी भी है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी हम कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह आप एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान जो होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस की भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, वो भी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो सकती है। या अगर हम इसको एक और भी कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको भी इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। या आप इसको एक और भी कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी।
तो ये सारी एनर्जी सॉरी, ये सारी एनर्जी जब आप इकट्ठी हो जाए तो ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। तो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन दे आर rotating in a translation motion, when kinetic energy of molecule when they are in vibrational, kinetic energy of molecule when they are rotational, और potential energy of electron plus nucleus के दरमियान और force of attraction और binding, सारी एनर्जी को इकट्ठा करके हम, वैसे तो बहुत और भी एनर्जी है लेकिन हमें ये सारी एनर्जी चाहिए जो हमें थर्मोडायनेमिक्स बनी है, तो ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। एक और चीज इंटरनल एनर्जी के बारे में, बहुत इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको एक चीज बहुत जरूरी बतानी है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, या अब ये कह सकते हैं डिटरमाइन, कह सकते हैं इसको डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मालूम नहीं कर सकते, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वी कैन से नॉट इम्पोर्टेंट, ये नॉट इम्पोर्टेंट है। जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चेंज एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चेंज होगी तो पता चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं होगी। यानी ये कह सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। हमें ये चेंज चाहिए, चाहे बड़ी चेंज हो या स्मॉल चेंज हो, तो हमें चेंज चाहिए। जिस तरह अगर किसी भी सिस्टम की है एक एनर्जी है, फर्स्ट करो यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं हम, ये प्रेशर वर्सेस ये, तो एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, ये पाथ 1 है, ये इसका पाथ 2 है, ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी है। अब इस एनर्जी को समझने के लिए हमने क्या करना है, हमें दो चीजें बहुत ज्यादा याद करनी है। बहुत क्या कि यहाँ पे जिसका जो चेंज इन एनर्जी है, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, जाहिर बात इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, तो हम कह सकते हैं चेंज इन माइनस, हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल फाइनल माइनस चेंज इन इनिशियल, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन ये, कि जो इसकी एनर्जी होगी ना फाइनल में से इंटरनल को यानी इनिशियल को माइनस कर दे, तो हम ये कह सकते हैं इसकी निकल सकते हैं। इसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में दो चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। मैंने पहले भी बताया था, पिछले मेरी वीडियोस लेक्चर देख लो, उसमें मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है कि which depends on amount size quantities आ गए, अमाउंट भी कह सकते हैं, साइज भी कह सकते हैं, अमाउंट साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। क्वांटिटी which depends on amount size और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो it does not depend upon the आप ये कह सकते हैं कि साइज इस पे नहीं डिपेंड करती है कि वो ये ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस रास्ते से आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, अभी यानी इसका मतलब ये कि इट इज अ स्टेट फंक्शन, यानी इंटरनल एनर्जी है ना स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन भी अगर आपको नहीं पता तो मैंने स्टेट फंक्शन और स्टेट पाथ फंक्शन पे काले वीडियो बनाई, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे होती है, विच ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो फिर किस चीज पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट,
यानी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इनिशियल और इसको इससे लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक सिस्टम को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है तो वो इस रास्ते से जाए या ऐसे ऐसे जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस रास्ते से ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर किसी चीज को एक को बी गए वो किस पे लेके, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी और यहाँ पे क्या होगी, हमें इससे लेना देना, हमें इससे लेना देना, ये किस पे आता है। तो इंटरनल एनर्जी है ना, ये स्टेट फंक्शन है, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पढ़ना है कि जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, जीरो होती है। अब ये समझ लें कि उस पर डेल्टा यू जो है ना वो आपके पास क्या होता है, जीरो, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जहां से चले थे और वहां से वापस अगर आता है तो उसकी इंटरनल और उसकी इनिशियल और फाइनल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होती है। तो ये तो इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हमने पढ़ना है वो क्या है, आइडियल गैसेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैसेस के बारे में क्या है, जी एक तो सबसे पहली बात हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या मालूम हुई, नंबर 1 कि डेल्टा यू इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये हमें पहले पता, कुछ बुक्स में डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई भी है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारे पास जितने भी गैसेस है, अब हमारे पास हम क्योंकि केमिस्ट्री में आइडियल गैसेस की बात करते हैं, हम गैसेस किसकी बात करते हैं, आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस के लिए जब भी बात करेंगे तो हमारे पास ये जो फार्मूला होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये फार्मूला है आइडियल गैसेस के लिए। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसको कहा जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड नंबर ऑफ मोल्स को कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स। और सी वी आपके पास क्या है, सी वी यहाँ पर आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम पे है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और ये ऑफ कोर्स चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो आइडियल गैसेस के लिए हम ये फार्मूला ऐसे लिखेंगे। अगर हमने इस फार्मूले में थोड़ी सी, अगर इस फार्मूले में ये बहुत बड़ी चेंज, अगर स्मॉल चेंज लाना चाहे इसमें, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, तो इस फार्मूले को मैंने पहले ही बताया था, इसकी जगह डी यू हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डी यू। अब एन सी वी डेल्टा टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एन सी वी की जगह पे हम सिर्फ इस जगह पे स्मॉल चेंज लिखेंगे, तो एन सी वी डी टी। तो ये फार्मूला होगा एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल चेंज के लिए। तो ये थोड़ी तब्दीली बड़ी हो तो हम ये कहेंगे कि ये डेल्टा यू आएगा, लेकिन अगर स्मॉल चेंज आएगी तो हम एन सी वी डी टी यानी इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने ये बता दिया। अब एक और चीज आपको बहुत जरूरी बतानी है कि क्या, कि यहाँ पर जो सी वी है वो क्या है, जो सी वी है वो क्या है। तो याद रखना F/2 RCV होता है। अब मैंने पिछले लेक्चर में कह रहा था F यहाँ क्या है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस पर मैंने बिल्कुल अलग एक लेक्चर बनाया, आप प्रीवियस लेक्चर देख ले सीपी और सीवी का, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि F यहाँ पे क्या है, F यहाँ पे F की वैल्यू 3 होती है, F की वैल्यू 5 हो सकती है और F की वैल्यू 6 होती है। सॉरी, F की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, मोनो एटॉमिक के लिए होती है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की होती है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, वगैरह वगैरह। और F की वैल्यू आपके पास जो है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 5 होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। और F की वैल्यू 6 आपके पास किसके लिए होती है, पॉली एटॉमिक के लिए होती है,
पॉलीएटॉमिक कौन कौन से होते हैं, जैसे O3 हो गया, SO3 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वैल्यू है। तो CV की वैल्यू अगर हमें मालूम करनी है तो हम CV की वैल्यू, अगर स्मॉल चेंज है तो हम CV की वैल्यू यही लगा सकते हैं। और CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर CV की वैल्यू आपके पास F/2R है तो हम ये कह सकते हैं कि CV की जो वैल्यू CP की होगी CV + R होगी, CV + R। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और R आपको पता है R की वैल्यू 2 ही है, क्योंकि ये हम एनर्जी में मालूम करें तो हम कह सकते हैं कि 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है, या R की वैल्यू आप कैलोरी में भी, जो कि एग्जैक्टली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये 2 R की वैल्यू यूज करेंगे। जब भी हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम ये 2 वैल्यू इसकी यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल सारी इसके इक्वल होती है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें हमने अगर CP और CV को यूज ही कर लिया है तो हमारे पास अब 2 काम होंगे, या तो वर्क डन होगा या हीट की ट्रांसफर में होगा। तो वर्क डन कैसे होगा, अब हम वर्क डन का फाइनल फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला है वो क्या है जी। वर्क डन का जो फार्मूला अब हमारे पास आएगा वो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा U = डेल्टा Q + डेल्टा W। ये तो हमने आज की डेरिवेशन, आज की हमने फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये वर्क डन जो है ना, ये हमारे पास हीट की फॉर्म में भी हो सकती है और वर्क की फॉर्म में भी हो सकती है। यानी जब भी हमें किसी सिस्टम पे काम करना है तो या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या वर्क डन करेंगे। तो हीट बेसिकली क्या होती है, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। हीट इज नथिंग बट एक्सचेंज और फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसको हीट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। और वर्क डन जो होता है ना, अब ये हीट या तो गिवन टू द सिस्टम होगा, यानी हीट या तो 2 तरह का हो सकता है। ये हीट जो है ना, या तो सिस्टम को हम देंगे, या हीट इज गिवन टू द सिस्टम। आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, या हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम हीट दे रहा है। तो ये 2 तरह। अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम तो हम ये कह सकते हैं हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर हम हीट सिस्टम को दे तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये 2 साइन कन्वर्जन बहुत जरूरी है। हीट इज गिवन, जब वो सिस्टम दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं जब सिस्टम को देंगे तो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम जब देगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जी। जैसे हमने हीट की तो फार्मूला पढ़ा था, हमने क्या था, Q = क्या था, mc डेल्टा T। ये फॉर एनीथिंग, फॉर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस के लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे Q = mc डेल्टा T। लेकिन अगर ये हीट गिवन, अगर हम थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा करेंगे कि Q = क्या होगा, mc डेल्टा T। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, C आपके पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, जिसको हम कहेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल है, तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं। क्या है बाकी क्या है, इसको पूरा शॉर्ट में लिख देंगे। वैसे ये लफ्ज है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट डेल्टा T। और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है। हीट सिस्टम को दिया जाए तो पॉजिटिव है, हीट सिस्टम देता है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वर्जन का भी बहुत जरूरी है। इसी तरह वर्क डन पे बात करते हैं। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है, या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो वर्क डन भी 2 तरह का होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर काम हो सकता है या सिस्टम काम करता है। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, और अगर सिस्टम के
ये होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है। तो ये दो चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्क डन, अब वर्क डन की तो बहुत सी फॉर्म में हमने पढ़ी है। अगर हम पढ़ेंगे तो W क्या था, हमने कहा F इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने ये कहा था वर्क इज इक्वल टू, हमने भी के एक्स स्क्वायर, हमने ये भी वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है। और भी बहुत से फार्मूले हैं, W इज इक्वल टू mgh भी है वर्क डन का, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। यानी F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हाफ के स्क्वायर, स्प्रिंग के केस में हमने पढ़ा था। mgh हमने ये ग्रेविटेशनल हाइट होती है, या mgh पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना, उसमें भी करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं Q इंटू डेल्टा V भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, ये भी हो सकता है। यानी वर्क डन के बहुत से फार्मूले हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो फार्मूला पढ़ना है, जो क्या है, वो हमने अभी इस टॉपिक में हमने प्रीवियस में पढ़ा था, क्या था कि वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल डेल्टा V, और ये नेगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। तो ये छोटे से टॉपिक थे थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि हमने बहुत ज्यादा इस पर फोकस करना है। और इस टॉपिक से एक चीज बहुत जरूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसका जो पहला लॉ है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा पेपर में आता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक की यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।